नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले भाग की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम प्रमुख इतिहासकार देख चुके थे। आज हम अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उनका काल विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो है देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इनके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे, इतिहास ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनके जीवन परिचय को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले इनके जन्म काल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान था ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। इनका मृत्यु जो हुई थी, निधन हुआ था 1979 ईस्वी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 19 मई 1979 ईस्वी को। प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की: हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका। दूसरी रचना है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। ये बहुत रचना पूछी जाती है। दूसरे नंबर की जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कब प्रकाशित हुई? 1940 में। ये सीधे सीधे कभी कभी यूजीसी नेट में या टीजीटी पीजीटी में पूछ लेते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये भी बहुत अच्छी इनकी पुस्तक मानी जाती है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल माना। आइए आगे देखते हैं, इनके काल विभाजन को थोड़ी से देखते हैं। काल विभाजन आचार्य द्विवेदी के द्वारा भी शुक्ल के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में वर्गित किया। पहला इन्होंने जो कालखंड दिया, आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा। और जो इन्होंने समय सीमा रखी 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। इसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल का जो इन्होंने समय रखा वो रखा 1400 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक। इसके बाद रीतिकाल का समय 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल का समय 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इन्होंने समय दिया। आइए आगे देखते हैं। ये लीजिए, आइए कुछ हम इसमें विशेष तथ्य देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। पहला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका 36 का आंकड़ा चलता था। अगर रामचंद्र शुक्ल जी किसी चीज को कहते थे तो ये खंडित करते थे और उसका प्रमाण भी देते थे। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये जो आपको कथन मिलते हैं, इनको आप एक नोटबुक में जरूर नोट करते जाइए, क्योंकि जो भी आप अच्छी परीक्षा देंगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, या आप उसका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए देंगे, वहाँ पर ये कथन पूछे जाते हैं कि कौन किसका कथन है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा।
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आप उत्तर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा पॉइंट, इन्होंने आदिकाल को अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का काल या व्याघातों का युग भी कहा है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कामा में बात कही गई इन्होंने कि किस इतिहासकार ने आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग माना, तो आप लगाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 4, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरिक प्रचारी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रही हैं। आइए आगे देखते हैं 5वां नंबर, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। कैसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आइए आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध कथन। आइए कथन देखते हैं इनका। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये किसका कथन है? ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इन्होंने किसके बारे में कहा है? देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, तुलसीदास जी की समन्वय भावना पर प्राप्त सम्मान। सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान, 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। तो ये थे हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आइए हम अगले इतिहासकार की बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम ऊंचा है। आइए इनके काल को देखते हैं। इनका जो समय है 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 27 अक्टूबर 1999। प्रमुख रचनाएं देखते हैं इनकी। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये 10 भागों में इन्होंने लिखा था। 1973 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की थी, उसी समय इस ग्रंथ को लिखा था। इसके बाद दूसरे इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा है रीति काव्य की भूमिका, इन्होंने लिखी। आइए डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन की बात करते हैं। तो काल विभाजन में इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया। पुनः आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 उपभागों में बांट दिया। तो पहला अगर देखा जाए आदिकाल, आदिकाल का जो इन्होंने समय दिया है वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक रखा है। भक्ति काल का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा काल विभाजन इनका रीतिकाल, यानी 7वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक, और इसके उपभाग किए उन्होंने। आइए आधुनिक काल के भागों को देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। पहला है पुनर्जागरण काल। इन्होंने भारतेंदु को क्या कहा? पुनर्जागरण। प्रश्न आता है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस विद्वान ने कहा? तो आप लगाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। इनका जो समय इन्होंने निर्धारित किया पुनर्जागरण काल का, तो 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। दूसरा इन्होंने कहा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। और इसका जो समय उन्होंने निर्धारित किया जागरण सुधार काल का 1900 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, यही सर्वमान्य है। तीसरा इन्होंने उप विभाजन किया आधुनिक काल का छायावाद काल। छायावाद का जो समय दिया उन्होंने 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद चौथा विभाजन उन्होंने किया छायावादोत्तर युग, यानी छायावाद के बाद का काल, और उसके भी काल इन्होंने विभाजित किया। का में रखा प्रगति या
प्रयोग काल, क्योंकि इसके दो देखिए यहाँ पे भैजान है। इन्होंने जो समय दिया 1938 से 1953 तक दिया, लेकिन प्रगतिवादी का जो समय है लगभग 1936 से 1943, और प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1953 माना जाता है। इसके बाद नई कविता आती है, तो जो नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, उन्होंने नवलेखन काल कहा और उन्होंने जो समय दिया 1953 से अब तक। आइए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं इनके, डॉक्टर नगेंद्र के विशेष तथ्य। इन्होंने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव के विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी, इसीलिए इन्हें डॉक्टर नगेंद्र कहा जाता है। अब अगले विद्वान हमारे सामने हैं, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1905 ईस्वी में और मृत्यु है 1990 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वो सागर जिला मध्य प्रदेश, ये एमपी के थे। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सीधे सीधे पूछ लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस लेखक का है, तो आप जरूर बताइएगा। आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में अभी इनकी जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को पद्म भूषण मिला था 1963 ईस्वी में। प्रमुख कृतियाँ इनकी काव्य में हैं अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्र रेखा, एकलव्य, अभिशाप, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के काल विभाजन को देखते हैं। इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांट दिया। आइए पहला है, इन्होंने कहा संधि एवं चारण काल। देखिए जब मैंने इसके पहले वाले चैप्टर को पढ़ाया था, पहली क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो मैंने बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन राम कुमार वर्मा जी कहते हैं संधि एवं चारण काल। इन्होंने कहा कि अपभ्रंश की संधि चारण कालों में मिलती है आके, यानी जो अपभ्रंश साहित्य था वो चारण काल के साहित्य से बीच में मिल जाता है, उसी को इन्होंने आदिकाल कह दिया। तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन। वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आगे चलते हैं। आइए इनके काल विभाजन को देखते हैं। पहले चारण काल को, संधि एवं चारण काल। तो पहले संधि काल देखे ले रहे हैं। विक्रमी संवत 750 से विक्रमी संवत 1000 तक इन्होंने संधि काल माना, और दूसरा इन्होंने चारण काल जो समय दिया है विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक दिया। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है विक्रमी संवत 1375 विक्रमी से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना है। ये था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। इसके बाद हम अगर आगे देखें, आगे विशेष तथ्य हैं। विशेष तथ्य, इस रचना में 693 ईस्वी से 1600, देखिए 1693 ईस्वी तक की काला अवधि का ही वर्णन किया गया है, अर्थात यह एक अधूरी रचना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समय में देखिए मिस्टेक है। आइए आगे देखते हैं, जिसमें आदिकाल एवं भक्ति काल का उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को चारण काल एवं उससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा है।
क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन कहा, उन्होंने वीर गाथा काल का जो समय माना था 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत माना। राम कुमार वर्मा कहते संधि एवं चारण काल। तो इन्होंने जो आचार्य शुक्ल के पहले का जो समय इन्होंने निर्धारित किया वो संधि काल कहा, और जो शुक्ल जी के साथ का समय माना उसे इन्होंने चारण काल कहा। आगे तीसरा पॉइंट, अपभ्रंश काल की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे थे। तो स्वयंभू को पहला कवि किसने माना? हिंदी का पहला कवि कौन मानते? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक प्रश्न आता है यहाँ से कि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना? तो रामकुमार वर्मा। आइए आगे देखते हैं पॉइंट 4। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य, याद रखिएगा, क्योंकि ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन रामकुमार वर्मा ने इसे कहा संत काव्य। और एक प्रेमाश्रय काव्यधारा थी, तो प्रेमाश्रय काव्यधारा को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रेमाश्रय काव्यधारा। लेकिन रामकुमार वर्मा जी इसे कहते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य का नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए आगे नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में देश सेवा शीर्षक से लिखी थी, जिस पर इन्हें 51 रुपए का पुरस्कार भी मिला था। तो ये थे हमारे कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए हम अगले विद्वान की बात करते हैं, अगले हिंदी साहित्य के इतिहासकार की बात करते हैं। तो वो हैं आपके डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल है इनका वैसे नाम, यहाँ पे लिखा है रामशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल इनकी रचना है। आइए देखते हैं इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। आइए काल विभाजन देखते हैं रसाल जी का। रसाल जी का जो काल विभाजन है, इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा गया। प्रत्येक के 2-2 नाम रखकर प्रत्येक को 2-2 उपभागों में भी विभाजित इन्होंने कर दिया था। पहला इन्होंने कहा आदिकाल। आदिकाल में इन्होंने दिया है कि हिंदी साहित्य की बालावस्था कहा उसको। और जो आदिकाल है इनका, उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग उन्होंने रखा पूर्वार्ध आदिकाल और दूसरा रखा उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल का जो समय है तो 1000 विक्रमी संवत से विक्रमी संवत 1200 तक माना। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं उत्तरार्ध आदिकाल। तो उत्तरार्ध आदिकाल का समय है आपका विक्रमी संवत 1200 से विक्रमी संवत 1400। ये रसाल जी का है काल विभाजन। इसके बाद आता है मध्यकाल, हिंदी साहित्य की किशोरावस्था इन्होंने कहा इस काल को। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था किसने कहा, तो आप बता सकते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। पहला इन्होंने कहा पूर्वार्ध मध्यकाल, जो 1400 विक्रमी संवत से विक्रमी संवत 1600 तक माना। दूसरा इन्होंने माना उत्तरार्ध मध्यकाल, विक्रमी संवत 1600 से विक्रमी संवत 1800 तक माना। तीसरा इन्होंने कहा आधुनिकता यानी आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था हिंदी साहित्य के काल विभाजन के नाम किसने रखे? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न बहुत बन सकता है आगे चल के। तो आप लिखेंगे रसाल। इन्होंने आधुनिक काल के 2 उप विभाजन किए। पहला विभाजन है परिवर्तन काल, विक्रमी संवत 800 से विक्रमी संवत 1900 तक। दूसरा है वर्तमान काल, विक्रमी संवत 1900 से अब तक। तो ये था काल विभाजन रसाल जी का। आइए आगे देखते हैं
थोड़ी रसाल जी के बारे में और जानकारी रह गई, इसको देखते हैं विशेष तथ्य इनके। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को कला काल कहकर पुकारा। याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रीति काल को कला काल किसने कहा, तो रसाल जी ने कहा। दूसरा पॉइंट, इसमें कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट, अन्य रचना इनकी साहित्य प्रकाश 1931 ईस्वी में आई है। दूसरी है साहित्य परिचय, ये भी 1931 ईस्वी में। आइए हम अगले इतिहासकार की बात करते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो जन्म काल है 15 जुलाई 1928 ईस्वी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 खंडों में है। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सन जरूर याद रखिए, क्योंकि मिलान के लिए आते हैं और क्रम लगाने के लिए आते हैं। आइए आगे देखते हैं इनका काल विभाजन गणपति चंद्र जी का। इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला इन्होंने कहा प्रारंभिक काल, दूसरा कहा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर मध्य काल और चौथे काल को उन्होंने कहा आधुनिक काल। देखिए यहाँ पर एक जो नाम आया आदिकाल को इन्होंने कहा प्रारंभिक काल। मैंने कल पढ़ाया था आरंभिक काल। देखिए आरंभिक और प्रारंभिक में क्या अंतर होता है। आरंभिक का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत, और प्रारंभिक का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। तो मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद, उन्होंने आदिकाल का समय आरंभिक काल माना है, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त जी ने इसे प्रारंभिक काल माना है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए किसने आरंभिक काल कहा और किसने प्रारंभिक काल कहा, आदिकाल को। आइए इनके प्रारंभिक काल की समय सीमा देखते हैं। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल का समय दिया इन्होंने 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, और चौथा इन्होंने काल विभाजन दिया आधुनिक काल 1857 से अब तक का। आइए आगे देखते हैं इनके विशेष तथ्य। इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। क्या क्या कहा इन्होंने, धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य माना। ये किसके माने इन्होंने, भक्ति काल को, यानी पूर्व मध्यकाल के 3 भाग किए थे। इनका दूसरा जो तथ्य है, ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। याद रखिएगा, हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं, शालिभद्र सूरि को। लेकिन मैं अगर राम कुमार वर्मा की बात करूं तो उन्होंने किसे माना, स्वयंभू को। और अभी कल हमने एक पुस्तक पढ़ी शिव सिंह सेंगर जी को, उन्होंने क्या माना था, पुष्य पुंड को। तो आप जरूर याद रखिएगा। और मैंने एक दिन अभी आगे हम पढ़ेंगे राहुल संस्कृत्यायन किसको मानते हैं, सरहपा को मानते हैं। आगे इनकी विशेष उपलब्धियां। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी इन्होंने जो की थी वो 1959 ईस्वी में की थी। दूसरा इन्होंने लिखा साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर पीएचडी यानी डीलेट किया था 1965 ईस्वी। पहले पीएचडी फिर डीलेट। इसके बाद तीसरा इनका तथ्य है, इनकी उपलब्धि है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं हैं, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 में आया, महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास
आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। आइए अगले विद्वान को देखते हैं, इतिहासकार को, बाबू श्याम सुंदर दास। आइए, बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। 1909 ईस्वी में व 1914 के बीच में लिखी गई थी ये रचना। इनकी दूसरी रचना है किसकी, बाबू श्याम सुंदर दास की। इसको छोटा कर लें थोड़ी, हाँ अब देखिए, इनकी दूसरी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये लिखने का जो वर्ष है वो है आपका 1920 ईस्वी। काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आदि युग के नाम से जाना। बाबू श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या नाम दिया, आदि युग, यानी वीरगाथा काल आदिकाल को ही कहते हैं। विक्रमी संवत 1050 से 1400 विक्रमी संवत तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल विक्रमी संवत 1400 से विक्रमी संवत 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। आधुनिक काल यानी नवीन विकास काल 1900 से अब तक माना। किसने, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। आइए आगे देखते हैं, ये जो हम लोग काल विभाजन देखे विभिन्न विद्वानों के, अब उसके अध्ययन के बाद हम लोग एक आदर्श काल विभाजन देखेंगे जो सर्वमान्य है। आदिकाल का समय जो है लगभग 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ये जो काल विभाजन है ये किसी एक विद्वान के ग्रंथ के आधार पर नहीं है। अगर कोई नाम अगर आता है तो आप उसको बता सकते हैं उसके आधार पर, लेकिन हम लोग अगर आदर्श देखें, मतलब एक सबका निचोड़ देखें, तो यही काल विभाजन आपके सामने आता है। आइए आधुनिक काल के काल विभाजन को देखते हैं। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। छायावाद यानी प्रसाद पंत निराला युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद काल यानी साम्यवादी काल, यह है 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद काल जिसे तार सप्तक या अज्ञेय युग कहते हैं 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल नई कविता 1953 से अब तक चली आ रही है। इसके बाद 60 कविताएं शुरू हो जाती हैं। आइए आगे, अब हमारे सामने हैं अन्य इतिहासकार। एक से ये लीजिए, हम लोग अन्य इतिहासकार देखेंगे। ये लीजिए, अब हमारे सामने जो हैं वो हैं अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाएं। अभी जो हम देख रहे थे इतिहासकार, उनका हम लोगों ने थोड़ी विश्लेषण करके उनका थोड़ी विशेष तथ्य देखे उनके, लेकिन अब जो कुछ और भी इतिहासकार हैं तो उनकी हम रचनाएं देखेंगे और रचनाकार देखेंगे, लेखक देखेंगे। तो पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा है आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षडे, आधुनिक हिंदी साहित्य। इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941 ईस्वी। अगले हैं हमारे पास डॉक्टर श्री कृष्णलाल। इनका इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, 1942 ईस्वी में आया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है हिंदी साहित्य नाम से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। अगले हैं हमें डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अगले डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य इन्होंने लिखा है। डॉक्टर
राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इन्होंने लिखा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, 1945 ईस्वी में लिखा। आइए आगे देखते हैं। मोतीलाल मेनारिया जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के नाम से लिखा, और कब लिखा? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, इन्होंने ग्रंथ लिखा। ब्रज रत्नदास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941 ईस्वी में लिखा। प्रभुदयाल मीतल, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य लिख डाला इन्होंने, उसका साहित्य। नेक्स्ट, परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा, इन्होंने ग्रंथ लिखा इस नाम से। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जो ग्रंथ है वो है कविता कौमुदी, 2 भाग में है। प्रथम भाग जो इनका प्रकाशित हुआ था 1917 ईस्वी, द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ 1926 ईस्वी, और कुल इसमें कवि जो इन्होंने रखे थे 138 कवि। अगले हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर विजयेंद्र, स्नातक, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य लिखा। ये लीजिए, अब दिखेगा। लास्ट में हमारे इसमें दिए हैं चंद्रकांत बली और पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आइए कुछ आगे देखते हैं, कुछ और ग्रंथकार देखते हैं। मैं सभी इसलिए इतिहासकार आप लोगों को दिए दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है। आइए हम बात करते हैं। मोतीलाल मेनारिया जी का जो है कौन सा था? राजस्थानी भाषा और साहित्य। मोतीलाल मेनारिया का दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर सियाराम तिवारी का जो इतिहास ग्रंथ है मध्यकालीन खंडकाव्य। सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में आया। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में लिखा गया। ये जरूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विजयेंद्र, स्नातक, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1996 में लिखा। नेक्स्ट, कृपा शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने लिखा। राहुल संस्कृत्यायन जी का आता है हिंदी काव्य धारा नाम से, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रभाकर माचवे जी का है हिंदी साहित्य की कहानी, 1957 ईस्वी में। इतिहास ग्रंथ है, कहानी मत मान लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, इन्होंने लिखा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इन्होंने लिखी, और इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो यूजीसी नेट में जरूर दी जाती हैं। आइए अगले देखते हैं। राम मूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नंदुलारी वाजपेयी जी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा, 1931 ईस्वी में। इसके बाद अज्ञे जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे जी, ये पूरा इनका नाम है, जरूर याद रखिए क्योंकि आता है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा। गंगा प्रसाद सिंह जी, हिंदी के मुसलमान कवि, इन्होंने रचना लिखी 1926 में, इसको भी याद रखिएगा। FEK जी ने लिखा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1910 में। नेक्स्ट, आइए राहुल संस्कृत्यायन जी ने क्या लिखा। राहुल संस्कृत्यायन जी ने हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी
कविताएं नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी साहित्य की उपक्रमणिका 1933 ईस्वी में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा हिंदी साहित्य विमर्श। रमाशंकर प्रसाद जी ने लिखा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 में। गोविंद राम शर्मा जी ने लिखा हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख रचनाएं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से शुरू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य 1935 में लिखा। गंगाराम शर्मा हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा। मैं ये सभी रचनाएं इसलिए करा रहा हूँ कि मैं जो ये पुस्तक का आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा उसमें एक भी नहीं छोड़ने वाला, सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। अब अगर आप ये पुस्तक कंप्लीट करते हैं तो चाहे यूजीसी, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी की कोई भी भर्ती आप क्रॉस कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि आप 100% सफल होंगे। नेक्स्ट, विश्वेश्वर दत्त शर्मा हिंदी साहित्य का संकेतिक यानी सांकेतिक इतिहास 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, इतने इतिहासकार और बच्चे हमारे। हरिहर प्रसाद द्विवेदी तथा विद्या देवी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1943 ईस्वी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1951 ईस्वी में। प्रेम लता अग्रवाल सरस्वती हिंदी साहित्य और उसका विकास लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट, शाकुंतला अग्रवाल हिंदी साहित्य का इतिहास 1957 में। शीलावती गुप्त हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1970 में। मोहन अवस्थी जी ने लिखा हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास 1970 ईस्वी में। और लास्ट में है सोमनाथ भट्ट आदर्श हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन और 1965 में लिखा। आइए आगे देखते हैं। आइए इसमें भी दिए हैं, थोड़ी और भी हम इनको देखे ले रहे हैं जल्दी जल्दी। ये लीजिए, मैं रोक दे रहा हूँ, आप इनको जरूर पढ़िएगा। आइए हम इनको भी कंप्लीट किए ले रहे हैं। शिवमूर्ति शर्मा जी का जो रचना है हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 1972। राम प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 1987 का। सभापति मिश्र है हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 2000 में लिखा। रमेश चंद्र शर्मा हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 1990। नामदेव उतरकर इनका नाम है हिंदी साहित्य की युगीन प्रवृत्तियां लिखी 2002 में। गोपीनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का विकास 1950 में। गोपाल प्रसाद व्यास हिंदी साहित्य का अध्ययन इन्होंने 1954 में लिखा। वीरेंद्र श्रीवास्तव हिंदी साहित्य परंपरा और परख 1971 में। नेक्स्ट, ईश्वर प्रसाद तिवारी हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास लिखा इन्होंने 1968 में। नेक्स्ट, राम खिलावन पांडे जी ने लिखा हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। इनको आप देख लीजिएगा। ये लीजिए, अगला देखते हैं। इसके बाद कृष्ण नारायण प्रसाद माधव, इन्होंने जो लिखा है हिंदी साहित्य युग और धारा 1965। सिंहासन रास सिद्धेश किसने लिखा है? ये लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने। शिवराज वर्मा जी ने लिखा हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। इसके बाद राजकिशोर त्रिपाठी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
राय प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। तिलक राज शर्मा जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। एडविन ग्रीस ने लिखा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने लिखा है प्राकृतिक हिंदी। देखिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। प्राकृतिक साहित्य का इतिहास 1971 ईस्वी में, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी ने लिखा पुरानी हिंदी के नाम से। हरदेव बहारी दूसरा लिखा प्राकृतिक साहित्य का इतिहास। श्री महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा भाषा काव्य संग्रह। नेक्स्ट वियोगी हरि जी ने लिखा ब्रज माधुरी सार। बद्रीनाथ भट्ट जी ने लिखा हिंदी, केवल हिंदी नाम से लिखा इन्होंने 1925 में। इसको याद रखिए, इस प्रकार की रचनाएं पूछ रही हैं हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा हिंदी साहित्य में, तो आ जाता है। आइए आगे देखते हैं, बस इतने बचे हुए हैं। श्री गौरी शंकर द्विवेदी सुकवि सरोज लिखा है। नेक्स्ट श्री कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में। इंद्र मदान ने लिखा है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में। राहुल संस्कृत्यायन जी ने लिखा पुरातत्व निबंधवली, निबंधावली लिखा इन्होंने, कब लिखा 1937 में, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर हीरालाल जैन जी ने लिखा जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान। नेक्स्ट श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव जी ने लिखा संत साहित्य। तो प्रश्न यहाँ से आता है संत साहित्य किसने लिखा, तो बताइएगा। नेक्स्ट श्री राम नरेश त्रिपाठी हिंदी का संक्षिप्त इतिहास लिखा इन्होंने। नेक्स्ट मुंशी राम शर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के उद्योत, हाँ अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के उपधात ने लिखा, इन्होंने इस नाम से ग्रंथ लिखा। और लास्ट में ग्रंथ दिया है आपका कौन सा, गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य 1931 में। तो ये थे प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। आइए आगे हम देखते हैं आदिकाल। अब हम आदिकाल शुरू करेंगे इतिहास ग्रंथ के बाद, क्योंकि हमने इतिहासकार पढ़े मेन और उनकी कुछ इतिहास ग्रंथों के बारे में थोड़ी चर्चा की, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब हम आदिकाल को देखेंगे। समय जो दिया है हमारे पास वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के बीच का। आइए पहला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेते जन्मकाल हिंदी साहित्य का कौन सा काल है, तो आप आदिकाल। शिशुकाल कौन है, आदिकाल। प्रारंभिक काल कौन सा, आदिकाल। वीरगाथा काल कौन है, आदिकाल। चारण काल, आदिकाल। तो इस प्रकार जितने भी नाम आए आप समझिएगा। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। उन्होंने कहा जो अपभ्रंश का बढ़ावा हुआ वही आदिकाल है। नेक्स्ट नोट, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट्ट के नाम से पुकारा जाता है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, याद रखना। उत्तर अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी कहा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने। नेक्स्ट भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहकर पुकारा, याद रखिए। अवहट्ट किसने कहा हिंदी के प्रारंभिक रूप को, भोला शंकर व्यास जी ने। यहां से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट अगला,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा, क्योंकि ये बात हमने उनके जब साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय देखी थी। रामचंद्र शुक्ल नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को प्राक्ताभास कहा। देखिए प्राक्ताभास हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कौन सी हिंदी को कहा? पुरानी हिंदी को। पुरानी हिंदी कौन सी है? आदिकाल की हिंदी, यानी अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश जो है वही पुरानी हिंदी के नाम से जानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां से एक सेकंड, इसके ऊपर वाला पॉइंट रह गया, इसको देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने के कारण लिखा, लेकिन करुण कहानी है, मतलब ये एक कटु सत्य है कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थिति का प्रतिफल है। ये कथन आप याद रखिएगा। आते हैं आदिकाल का सीमांकन। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा को अलग अलग माना है। आइए देखते हैं अलग अलग कौन कौन सी है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन को देखें तो इन्होंने जो प्रारंभिक सीमा मानी है आदिकाल की वो 643 ईस्वी से प्रारंभ की है और 1400 ईस्वी तक चले गए हैं। लेकिन अगर दूसरे हम कभी देखें, दूसरे लेखक देखें, मिश्र बंधु, इन्होंने 643 से कहाँ तक ले गए हैं? 1379 ईस्वी तक ले गए हैं, 89 तक, 1389 तक ले गए हैं। इसके बाद राहुल संस्कृत्यायन जी 760 से स्टार्ट करते हैं और आदिकाल को कहाँ तक ले जाते हैं? 1300 ईस्वी तक। रामचंद्र शुक्ल जी ईस्वी में अगर देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अगर संबंध में आपका आ जाए तो 1050 से 1375 तक। इसके बाद डॉक्टर राम शंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक माना? 1343 ईस्वी तक। आइए आगे देखते हैं। आगे आता है एक प्रश्न, देखिए यहाँ से बनता है, जरूर आप इसको कंप्लीट करिएगा। एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी पूछी जाती है, आदिकाल का नामकरण। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। आइए देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रीजवपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल कहा। राहुल संस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। एक प्रश्न केवल इन्हीं 5 में से एक आता है और आगे भी मैं दे रहा हूं। आइए नेक्स्ट। इसके बाद अगर देखें मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा? प्रारंभिक काल या शून्य काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल दिया आदिकाल का नाम। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पता है क्या कहा? अपभ्रंश काल इन्होंने कहा। इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल कहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राम खिलावन पांडे जी ने इसे संक्रमण काल कहा। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी ने संक्रमण काल कहा। मोहन अवस्थी जी ने इसे आधार काल माना, आदिकाल को। शंभुनाथ सिंह जी ने प्राचीन काल के नाम से जाना। वासुदेव सिंह जी ने इसे उद्भव काल कहकर पुकारा। राम प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा। नेक्स्ट शैलेश जेदी जी ने
आविर्भाव काल कहा आदिकाल को। हरीश जी ने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहा। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय कहा। याद रखिएगा, बच्चन सिंह ने। आगे देखते हैं, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने वीर काल के नाम से पुकारा और इसी को उन्होंने अपभ्रंश काल भी कहा। तो ये थे किस व्यक्ति ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार हैं, इनको एक बार आप देखिएगा। लेकिन मेन आपके 5 या 6 ही हैं, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज बपन काल, इसके बाद अगर आप देखें राहुल संस्कृत का सिद्ध और सामंत काल, राम कुमार वर्मा का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का पूछे तो बता दीजिए, क्योंकि मैं इसको विस्तार से पीछे पढ़ा दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूछे तो बता दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछे तो भी पीछे बताया। तो ये मेन है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आदिकाल की प्रमुख शैलियां। आदिकाल में मुख्यतः निम्न 2 शैलियां का प्रयोग हुआ था, यानी 2 शैलियों का प्रयोग। एक थी डिंगल शैली, एक थी पिंगल शैली। ये ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं डिंगल शैली क्या होती है। एक सेकेंड, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिंगल शैली, जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक सेकेंड, इसको छोटा कर दें। अब लीजिए, तो राजस्थान भाषा के शब्दों के साथ अगर हम लोग ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या आता है, कौन से अपभ्रंश के साथ। एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए थे, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, छोटा नहीं था। तो डिंगल शैली क्या होती है, जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ डिंगल शैली कहलाती है। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है। अगर अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा आ जाए तो आप डिंगल कहेंगे। अगर राजस्थान के साथ ब्रज भाषा मिल जाए तो वहाँ पिंगल शैली आती है। देखिए पिंगल देखे ले रहे हैं। पिंगल शैली जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था तो वह पिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कोमल कांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन? नंबर 1, वीर गाथात्मकता, यानी रासो रचनाएं हैं इसमें। धार्मिकता, इसमें सिद्ध और जैन कवियों की रचनाएं हैं। इसके बाद श्रृंगारिकता, तो श्रृंगारिकता की में जो है पदावली है आपकी विद्यापति की। आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि। अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को अलग अलग नाम से पहला कवि माना है। आइए देखते हैं राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार, तो इन्होंने सरहपा को माना है और सरहपा का जो समय दिया है इन्होंने वो दिया है 769 ईस्वी। दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर के अनुसार, इन्होंने पुष्य पुंड को माना है, जो इनका समय था पुंड्य पुंज का 10वीं शताब्दी के आसपास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी का समय 1184 ईस्वी के आसपास। चौथे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को, इसको तो आपने पीछे भी पढ़ाई है। पांचवें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान, यानी 13वीं शताब्दी के माना है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ये लीजिए, आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को मानते हैं, 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था विद्यापति का। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के अनुसार राजा मुंज और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार राजा मुंज व भोज माने जाते हैं। इनका 993 ईस्वी में जन्म मानते हैं। नोट, अब आते हैं विशेष तथ्य। सर्वमान्य रूप से राहुल संस्कृत्यायन जी के द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि
सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। याद रखिए, अगर राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार जो माना गया वही सर्वमान्य मत है। आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो आप जरूर लगाइएगा किसे, हिंदी का प्रथम कवि आप लगाएंगे सरहपा को। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार है। किसकी रचना है? ये देवसेन की, जैन कवि आचार्य देवसेन के द्वारा जो लिखी गई थी ये रचना 933 ईस्वी में लिखी गई थी। श्रावकाचार रचना को ही हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रचना में कुल 250 पद या दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म, देखिए इसमें वर्णन किसका है? श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और इसमें गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र रहा है। आदिकालीन साहित्य का विभाजन, आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे 4 दिए हैं, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा। पहला, अगर हम इसमें साहित्य देखें तो रासो साहित्य आता है, दूसरा आता है रास साहित्य जिसे हम जैन साहित्य कहते हैं, तीसरा आता है सिद्ध साहित्य, इसी को बौद्ध साहित्य कहा जाता है, चौथा है नाथ साहित्य, और 5वें नंबर का आप लिख लीजिएगा लौकिक साहित्य, यानी लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये भी पढ़ेंगे, इसे हम फुटकल साहित्य के नाम से जानते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी फुटकल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। नोट, आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के साहित्य के लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की फुटकल रचनाएं श्रेणी में शामिल किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो इन तीनों के गुण नहीं मिलते, ये तीनों की विशेषताएं नहीं पाई जाती, वैसी रचनाएं क्या है? फुटकल। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं, और उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को मूल साहित्य न मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। ये किसने पुकारा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तीसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य माना है। देखिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दोनों की जो है पटती नहीं थी, वो अगर कुछ कहते थे तो वो कुछ कहते थे। सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के। इसके बाद हम रासो साहित्य देखेंगे, लेकिन रासो साहित्य जो हमारे पास है वो रासो साहित्य को हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रासो साहित्य एक दिन में पूरा नहीं, एक वीडियो में पूरा नहीं होगा। इसको हम कल जो है बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे, खुमार रासो को पढ़ेंगे, परमार रासो को पढ़ेंगे। तो ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कितने छंद हैं, इसमें कौन सी भाषा है, इसमें कौन सी शैली है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मिलेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस पुस्तक को पूरा कराऊंगा, और इस पुस्तक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो। लेकिन आप याद करिए, हिंदी साहित्य का अगर प्रश्न आता है तो हिंदी साहित्य के इतिहास से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आज यहीं तक, हम अगले वीडियो में जो है रासो साहित्य को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक छोटी सी सूचना और है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और आप अगर इसमें से जो कथन है, जो तथ्य है, उनको नोट एक बार ज़रूर करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं,
और काफ़ी लोग पूछते हैं किताब कौन सी है, बुक कौन सी है। बुक से मतलब न रखो कौन सी है, बुक लेने से केवल घर में पड़ी रहती है, कोई नहीं लेता उसको, कोई नहीं पढ़ता। आप इसकी वीडियो देखिए, आपको मैं पूरी बुक इसी में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।